यहाँ पर देखिएगा हमने एक छोटी सी क्लास डिफाइन की है एबी नाम से। दो डेटा मेंबर है इसमें, एक कंस्ट्रक्टर है, एक डिस्प्ले मेथड है, मेन मेथड है जिसमें एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्प्ले मेथड इन्वोक किया गया है। आपको इसकी आउटपुट बतानी है, इसकी आउटपुट क्या आएगी। आप क्लास डिफाइन करना सीख चुके हैं, क्लास में कितने मेंबर्स हो सकते हैं वो आपको बता दिया गया है। बहुत ही सिंपल क्लास है, बताइए क्या आउटपुट आएगी। 0 0 और कंपाइलेशन एरर आएगी 5 6 भी आएगी और भी और कोई ऑप्शन में अगर दूं तो वो भी आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 0 0, कुछ लोग कह रहे हैं कंपाइलेशन एरर, कुछ लोग कह रहे हैं 5 6। ये जो क्लास यहां डिफाइन की गई है, ये क्लास एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए डिफाइन की गई है। जो भी कंफ्यूजन यहां हो रहा है आप लोगों को, क्यों हो रहा है बता सकते हैं? कंस्ट्रक्टर की वजह से। यहां पर कंस्ट्रक्टर में जो हमने लोकल वेरिएबल्स लिए हुए उनका नाम है एबी, जो हमारे डेटा मेंबर है उनका नाम भी है एबी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जिस नाम के हमारे पास डेटा मेंबर है, क्या मेथड में उसी नाम के लोकल वेरिएबल लिए जा सकते हैं? लिए जा सकते हैं। आपको पता है सी से इस तरह का रूल है, जिस नाम के ग्लोबल वेरिएबल है उस नाम के लोकल वेरिएबल भी लिए जा सकते हैं। जब लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के नाम सेम हो जाते हैं, प्रीसिडेंस किसे दी जाती है? लोकल वेरिएबल को। जिन लोगों ने कंपाइलेशन एरर बताया वो ये बात भूल गए, उन्हें लगा यहां पर लोकल वेरिएबल के नाम वही है जो डेटा मेंबर के नाम है, इसलिए कोड कंपाइल नहीं होगा। इसमें कोई कंपाइलेशन एरर नहीं होगी, कोड कंपाइल होगा, आउटपुट भी आएगी। लेकिन अब यहां पर जो ये कोड हमने लिखा वो क्या सोच के लिखा पहले वो समझते हैं। हमने लिखा a = a। अब यहां पर हमारी डिफिनेशन की ये जो हमारे पास a है ये हमारा डेटा मेंबर है और ये जो राइट हैंड साइड में a है ये हमारा लोकल वेरिएबल है। क्या एक एक्सप्रेशन में एक नाम दो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है? क्या लेफ्ट हैंड साइड में वो डेटा मेंबर हो सकता है और राइट हैंड साइड में लोकल वेरिएबल हो सकता है सेम नाम से? नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? ये इस पूरे कंस्ट्रक्टर के अंदर जहां कहीं भी मैं a लिखूंगा, इस a का मतलब होगा लोकल वेरिएबल। अब यहां पर जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, मान के चलते ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमारी क्लास में दो डेटा मेंबर हैं, इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के पास दो डेटा मेंबर होंगे। आपको पता है जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ यहां से, हमने वैल्यू पास की 5 और 6, ये वैल्यू गई लोकल वेरिएबल्स के पास। अब कंस्ट्रक्टर का पर्पस होता है डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। यहां पर हमने डेटा मेंबर्स को रेफर ही नहीं किया, लोकल वेरिएबल्स को केवल रेफर कर रहे हैं। इस a = a का मतलब है इस लोकल वेरिएबल की वैल्यू इसी में असाइन हो जाएगी। b = b का मतलब है इस लोकल वेरिएबल की वैल्यू इसी में असाइन हो जाएगी। अब ये लोकल वेरिएबल कब तक रहेंगे मेमोरी में? तब तक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही कंस्ट्रक्टर का कंप्लीशन खत्म होगा लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्या हमने अपने कंस्ट्रक्टर से डेटा मेंबर्स में कोई वैल्यू असाइन की? नहीं की। अगर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, क्या हमने कोई वैल्यू आएगी? आंसर है यस। आपको बताया गया था जावा में डिफॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है, हर एक डेटा मेंबर को उसके टाइप के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट वैल्यू दे दी जाती है। तो यहां से कंस्ट्रक्टर से हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू की वजह से दोनों डेटा मेंबर्स में क्या आ जाएगा? 0 0। अब जब आप डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? a = 0, b = 0। अब सवाल आता है ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। अगर हमारे लोकल वेरिएबल और डेटा मेंबर्स के नाम सेम हो, क्या करना चाहिए? दोनों के नाम अलग अलग कर देने चाहिए। कर सकते हैं, लेकिन लोकल वेरिएबल के नाम जो डेटा मेंबर के नाम है वो इसलिए रखे जाते हैं ताकि अंडरस्टैंडेबिलिटी बन सके। मेरे पास यहां पर 50 डेटा मेंबर्स हैं, मैंने कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोड करके रखे हुए, मेरे पास बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं।
किसी कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं 2 डेटा मेंबर की वैल्यू असाइन करना चाहता हूं, किसी के थ्रू 4 की वैल्यू असाइन करना चाहता हूं। अब एंड यूजर को कैसे पता चलेगा ये जो 2 वैल्यू मैं पास कर रहा हूं ये किसके लिए है? अगर मैं लोकल वेरिएबल के नाम वही रख दूं जो डेटा मेंबर के नाम है पता चल जाएगा, लेकिन उस केस में ऐसी समस्या आएगी। उस समस्या का समाधान है हमारे पास। यहां पर हमें एक नई चीज सीखनी है, दिस कीवर्ड। जावा में हर एक नॉन स्टैटिक मेथड और हर एक कंस्ट्रक्टर के पास एक इंप्लिसिट पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है दिस। इसका यूज किया जाता है इन्वोक्ड मेथड या कंस्ट्रक्टर के अंदर इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करने के लिए। मींस ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, इसमें कितने पैरामीटर हैं? 2। ये 2 पैरामीटर एक्सप्लिसिटली हमने स्पेसिफाई किए हैं। वास्तव में जीआरई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 3 पैरामीटर होंगे। यहां एक एडिशनल पैरामीटर होगा जिसका नाम होगा दिस, और वो हमेशा जिस क्लास के अंदर मेंबर डिफाइन किए गए उस क्लास का होता है। यहां क्लास का नाम है एबी, यानी कि दिस होगा एबी टाइप का। इस मेथड में कितने पैरामीटर है? कोई भी नहीं है। वास्तव में यहां भी एक पैरामीटर होगा जिसका नाम होगा दिस। इसमें कितने पैरामीटर है? 1। वास्तव में कितने होंगे? 2। अभी अभी आपको बताया गया जावा में हर एक कंस्ट्रक्टर और हर एक नॉन स्टैटिक मेथड के पास एक इंप्लिसिट पैरामीटर होता है। मेन मेथड स्टैटिक है, ये किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को इन्वोक नहीं, रिप्रेजेंट नहीं करता। इसे हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ इन्वोक नहीं करेंगे तो इसके पास कभी दिस नहीं होगा। अब दिस कीवर्ड के 3 यूज हो सकते हैं। पहला यूज है दिस कीवर्ड का, दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू रेफर डेटा मेंबर्स ऑफ द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट इन द इन्वोक्ड मेथड और कंस्ट्रक्टर। तरीका क्या होता है उसका? तरीका होता है दिस लिखेंगे, डॉट करके मेंबर नेम लिखेंगे। अब ये काम कैसे करता है वो एक डायग्राम से समझते हैं। यहां पर देखिएगा, आपको बताया गया था जावा में मेमोरी 3 पार्ट में डिवाइड की जाती है, स्टैक, हीप एंड क्लास एरिया। लोकल वेरिएबल्स स्टैक में स्टोर होते हैं, ऑब्जेक्ट हीप में क्रिएट होते हैं, और जो भी स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं वो क्लास एरिया में स्टोर होते हैं। यहां पर हमने कोई स्टैटिक डेटा मेंबर नहीं लिया, इसका मतलब क्लास एरिया पिक्चर में नहीं आएगा। यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया। आपको बताया गया था रेफरेंस वेरिएबल लोकल होते हैं। यहां पर x नाम का रेफरेंस वेरिएबल स्टैक में बनेगा, ऑब्जेक्ट हीप में बनेगा। आपको ये भी पता है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ। कंस्ट्रक्टर में 2 पैरामीटर हमने रखे हुए हैं। आपको अभी भी बताया गया हर एक कंस्ट्रक्टर और हर एक नॉन स्टैटिक मेथड में एक इंप्लिसिट पैरामीटर होता है। यहां पर एक इंप्लिसिट पैरामीटर होगा दिस। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्टर इन्वोक किया गया है उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कंस्ट्रक्टर में दिस नाम के रेफरेंस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। जो वैल्यू अपने पास की वो a और b नाम के लोकल वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। अब वहां देखिए, अब आपको सारी बात समझ में आएगी। जब हमने लिखा हुआ a इक्वल a, वो लिखा हुआ कंस्ट्रक्टर में, यानी कि इस स्कोप की बात हो रही है। अगर हम लिखते हैं a इक्वल a तो उसका मतलब होगा ये। क्या हमें इस वेरिएबल की वैल्यू इसी में असाइन करनी है या इस वेरिएबल की वैल्यू यहां असाइन करनी है? यहां करनी है। डायग्राम देख के बताइए, इस डेटा मेंबर को आप कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे रेफर कर सकते हैं? क्या a नाम से रेफर किया जा सकता है? कैसे रेफर किया जा सकता है? दिस डॉट a। मेन मेथड से अगर मैं इसे रेफर करना चाहूं तो मैं कहूंगा x डॉट a। इसे रेफर करना चाहूं मेन मेथड से तो मैं कहूंगा x डॉट b। इस ऑब्जेक्ट को मेन मेथड में हम x नाम से जानते थे, लेकिन जब हमने इसके ऊपर कंस्ट्रक्टर इन्वोक किया इसका रेफरेंस कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस नाम के रेफरेंस वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया। अब हम a इक्वल a लिखने की बजाय यहां पर डायग्राम देख के हमें पता चल रहा है, अब हम ये स्टेटमेंट इस तरह से लिख सकते हैं, दिस डॉट a इक्वल a
एंड दिस डॉट बी इक्वल बी। अब ना तो कंपाइलर को कोई कंफ्यूजन होगा, ना जेआरई को कोई कंफ्यूजन होगा, ना आपको कोई कंफ्यूजन होगा। अब समझ में आता है जब हम दिस डॉट ए की बात कर रहे हैं, दिस डॉट ए का मतलब होगा ये चीज, दिस डॉट ए इक्वल ए का मतलब है जो 5 यहां पर था वो यहां पर आ जाएगा। दिस डॉट बी इक्वल बी का मतलब है, दिस डॉट बी का मतलब ये डेटा मेंबर, बी का मतलब ये लोकल वेरिएबल, ये वैल्यू आ जाएगी। जब कंस्ट्रक्टर कंप्लीट होगा क्या क्या डिस्ट्रॉय होगा, लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, दिस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ए डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जितनी बार कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा या जितनी बार मेथड इन्वोक होगा उतनी बार दिस क्रिएट होगा। हर बार एक कंस्ट्रक्टर या एक मेथड अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ इन्वोक हो सकता है। हर बार इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस उसमें दिस नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। इतनी बात समझ आती है सबको? चलिए टेस्ट करते हैं अभी। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो ये बताइए, जहां पर हमने लिखा हुआ है a इक्वल प्लस ए, क्या मैं इस a की जगह लिख सकता हूं यहां पर दिस डॉट ए? लिख सकता है या नहीं लिख सकते? कुछ लोगों को लग रहा है लिख सकते हैं, कुछ लोगों को लग रहा है नहीं लिख सकते। अभी सभी लोग कह रहे थे हमें समझ में आ रहा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हर एक कंस्ट्रक्टर में और हर एक नॉन स्टैटिक मेथड में एक एडिशनल इंप्लिसिट पैरामीटर होता है दिस नाम का। डिस्प्ले मेथड स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक है, मींस किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। इसे इन्वोक करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ इसे इन्वोक करेंगे, जैसे हमने यहां से x के साथ इसे इन्वोक किया, तो x का रेफरेंस इसमें स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। वो कहां स्टोर होगा? दिस में। तो अगर यहां दिस है तो हम दिस डॉट ए लिख सकते हैं। वास्तव में यहां जब हम a लिख रहे थे और यहां b लिख रहे थे तो उसका मतलब दिस डॉट ए दिस डॉट b था। ये चीज कंपाइलर चेंज कर लेता है। आप ऐसा समझिए कि ये डिस्प्ले मेथड है हमारे पास। जिस समय x ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्प्ले मेथड कॉल होगा, डिस्प्ले मेथड के लिए स्टैक में ब्लॉक पुश किया जाएगा, इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिस में स्टोर कर दिया जाएगा। अब डिस्प्ले मेथड के अंदर इस ऑब्जेक्ट को हम दिस नाम से रेफर करेंगे। क्या इस मेथड के अंदर a और b नाम का कोई लोकल वेरिएबल है? नहीं है। तो जब हमने यहां a लिखा था, कंपाइलर को उसका मतलब समझ में आ रहा था कि आप इसकी बात कर रहे हैं। उसने a को अपने आप इंप्लिसिटली दिस डॉट ए में कन्वर्ट कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे अगर यहां कन्वर्ट कर दिया था तो यहां क्यों नहीं किया? डायग्राम अभी बना हुआ है हमारे पास, आप सब देख सकते हैं। यहां पर a नाम का लोकल वेरिएबल है, कंपाइलर को लगा कि आप लोकल वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसने आपके कोड में कोई चेंज नहीं किया। यहां ऐसी कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कंपाइलर को साफ साफ पता चल रहा है a का मतलब डेटा मेंबर से है। तो जहां कहीं भी हमने a और b लिखा हुआ है हम उसे किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? दिस डॉट ए दिस डॉट बी। बात समझ आती है? ये था फर्स्ट यूज दिस कीवर्ड का। इस यूज के अकॉर्डिंग या यहां पर हम दिस कीवर्ड का यूज करते हुए किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर या किसी नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को रेफर कर सकते हैं। एक्सप्लिसिटली दिस यूज करने की जरूरत पड़ती है जब कोई नेम कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कंस्ट्रक्टर या मेथड के, जैसे कि यहां पर नेम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। यहां पर हमें एक्सप्लिसिटली यूज करना पड़ेगा, यहां इंप्लिसिटली कंपाइलर कर देगा, यहां हमें नहीं करना पड़ेगा। बात समझ आ गई?